चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स 2025 का उद्घाटन किया गया। तो वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन मुंबई में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को भविष्य के जीडीपी में वृद्धि, नवाचार और समावेशी विकास के लिए एक शक्तिशाली चालक के रूप में रेखांकित किया। वेव्स का लक्ष्य 2029 तक $50 बिलियन का बाजार तैयार करना है। इससे वैश्विक मनोरंजन अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति मजबूत होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान सरकार ने रचनात्मक क्षेत्र के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी स्थापित करने की घोषणा की। इसकी स्थापना सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा FICCI और CII के साथ रणनीतिक साझेदारी में की जाएगी। साथ ही इसकी परिकल्पना राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में की गई है। क्रिएटिव इकोनॉमी क्या है? तो क्रिएटिव इकोनॉमी को ऑरेंज इकोनॉमी भी कहा जाता है। यह आर्थिक समृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए रचनात्मक परिसंपत्तियों के योगदान एवं क्षमता पर आधारित एक उभरती हुई अवधारणा है। इसमें मीडिया और मनोरंजन, विज्ञापन और मार्केटिंग, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रियलिटी आदि शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसके वैश्विक महत्व पर जोर देते हुए वर्ष 2021 को सतत विकास के लिए क्रिएटिव इकोनॉमी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी तो योगदान की बात करें तो यह जीडीपी में $30 बिलियन का योगदान देती है एवं 8% कार्यबल को रोजगार प्रदान करती है। क्रिएटिव एक्सपोर्ट सालाना $11 बिलियन से अधिक है। चुनौतियां तो गलत सूचनाओं का प्रसार, कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा, गोपनीयता और बाजार पर एकाधिकार, ग्रामीण क्षेत्रों की सीमित डिजिटल पहुंच और औपचारिक वित्त पोषण की कमी आदि। क्रिएटिव इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहले तो क्रिएटिव इकोनॉमी फंड, तो सरकार ने $1 बिलियन के क्रिएटिव इकोनॉमी फंड की घोषणा की है। ऑल इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिएटिव इकोनॉमी तो भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा भारत के रचनात्मक उद्योगों की विशाल क्षमता का दोहन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड्स तो भारत में नवाचार और ऑनलाइन रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के कार्य को मान्यता देता है। फिर अगली न्यूज है हमारी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने फॉलोअर्स की कम होती संख्या के कारण आत्महत्या कर ली। तो लोकप्रिय इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मीशा अग्रवाल ने अपने फॉलोअर्स की संख्या में गिरावट के कारण भावनात्मक रूप से संघर्ष करते हुए आत्महत्या कर ली। देखते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से क्यों पीड़ित हैं। तो वास्तविक और आभासी दुनिया के बीच बहुत बड़ा अंतर। तो एक प्रभावशाली व्यक्ति होना ग्लैमरस उपहारों, स्पॉन्सर ट्रिप एवं प्रसिद्धि से भरा हुआ लगता है। हालांकि इन्फ्लुएंसर के लिए हमेशा ऑनलाइन रहना एक पूर्णकालिक पेशा है। लगातार पोस्ट करने, जुड़ने और प्रदर्शन करने का दबाव गोपनीयता को खोने, थकान एवं चिंता का कारण बनता है। मान्यता और ऑनलाइन सूक्ष्म परीक्षण तो इन्फ्लुएंसर्स को लाइक, कमेंट एवं फॉलोअर्स हासिल करने तथा अपने आत्मसम्मान को सोशल मीडिया की लोकप्रियता से जोड़ने के लिए अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। हालांकि ट्रोलिंग, दुर्व्यवहार या आलोचना के माध्यम से नकारात्मक फीडबैक गंभीर भावनात्मक नुकसान पहुंचा सकता है। विषाक्त तुलना तो सावधानीपूर्वक एडिटेड और क्यूरेटेड कंटेंट से घिरे रहने से जीवन शैली, रिश्तों को निभाने आदि के संबंधों में हानिकारक सामाजिक तुलना हो सकती है। अध्ययन इसे इन्फ्लुएंसर्स एवं उनके दर्शकों के बीच अवसाद और चिंता के उच्च स्तर से जोड़ते हैं। उनके करियर को लेकर हे भावना तो कई इन्फ्लुएंसर्स यह महसूस करते हैं कि उन्हें नजरअंदाज किया जाता है या उनकी आलोचना की जाती है, क्योंकि उनके पेशे को हमेशा गंभीरता से नहीं लिया जाता। जैसे जैसे अधिक जीवन ऑनलाइन होता जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को समझना तथा उनका समर्थन करना अत्यंत आवश्यक होता जा रहा है। देखते हैं इन्फ्लुएंसर का मानसिक स्वास्थ्य क्यों मायने रखता है। तो $13.6 बिलियन का वैश्विक उद्योग आर्थिक योगदान। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स की रिपोर्ट के अनुसार इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री अब वैश्विक स्तर पर $13.6 बिलियन की है। इन्फ्लुएंसर आधुनिक रोल मॉडल के रूप में तो इन्फ्लुएंसर्स खासकर युवाओं के बीच रुझान, राय और व्यवहार को आकार देते हैं। वे अक्सर रोल मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य संकट की अनदेखी तो बावजूद इसके कि इस पर शोध बढ़ रहा है कि सोशल मीडिया युवा उपयोगकर्ताओं व इन्फ्लुएंसर्स के मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रहा है। फिर अगली न्यूज है हमारी, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत में एमएसएमईज की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने से जुड़ी चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कृषि, निवेश और निर्यात जैसे क्षेत्रों के साथ जोड़ते हुए उन्हें देश की विकास यात्रा के प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में महत्व दिया गया है। देखते हैं एमएसएमईज की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में क्या चुनौतियां हैं। तो औपचारीकरण, अनौपचारिक क्षेत्र में एमएसएमईज की हिस्सेदारी लगभग 90% है। ILO 2023। वित्त की कमी तो सीमित औपचारिक ऋण और
उच्च जोखिम की संभावना के कारण एमएसएमईज को 80 लाख करोड़ रुपए के ऋण की कमी का सामना करना पड़ रहा है। क्रिसिल के अनुसार कौशल की कमी तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO 2023 के अनुसार ज्ञान आधारित रोजगार में 3.9% की गिरावट एमएसएमईज की नवाचार और विकास क्षमता को प्रभावित कर रही है। आंकड़ों का अभाव तो एमएसएमई से जुड़ी नौकरियां, निर्यात और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर विश्वसनीय एवं विस्तृत आंकड़ों की अनुपलब्धता प्रभावी नीति निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ी बाधा बनती है। यहाँ तक कि उद्यम डेटाबेस में भी विस्तृत जानकारी का अभाव है, इससे नीतिगत निर्णयों में बाधा आती है। अन्य मुद्दे तो एमएसएमईज को कम उत्पाद विविधता, पुरानी तकनीक और मिसिंग मिडल से जूझना पड़ रहा है। एमएसएमईज की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हेतु उपाय तो वित्तीय की सुलभता, तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में सुधार, एनबीएफसीज को समर्थन प्रदान करना तथा राज्य स्तरीय सब्सिडी मानदंडों को आसान बनाना। कौशल प्रशिक्षण तो औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एमएसएमईज के मालिकों के लिए वित्तीय साक्षरता और व्यवसायिक कौशल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। डेटा तो बेहतर नीति निर्धारण के लिए उद्यम पोर्टल को विस्तृत क्लस्टरवार और राज्य स्तरीय डेटा के साथ अपग्रेड किया जाना चाहिए। और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार तो लघु फर्मों के लिए लक्षित नीतियां बनाना और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूट फॉर कोलैबोरेशन को मजबूत करना चाहिए। फिर अगली न्यूज है हमारी, ओडिशा सरकार ने शहरी गरीबों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए सहयोग पहल शुरू की। तो ओडिशा सरकार की सहयोग पहल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जैसे शहरी गरीब समुदाय में पात्र लाभार्थियों की पहचान करना और उन्हें जन जागरूकता के माध्यम से उपयुक्त योजनाओं से जोड़ना, पात्र लाभार्थियों के घर तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना आदि। भारत में शहरी गरीब तो ग्रामीण गरीबी की तरह ही शहरी गरीबी रोजगार, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं और शिक्षा प्राप्ति में समस्याओं से जुड़ी हुई है। साथ ही जिन समुदायों के बीच शहरी गरीब निवास करते हैं वहां भी उन्हें उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। हाल में जारी विश्व बैंक की पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार शहरी भारत में चरम गरीबी की दर 17.2% है, जबकि ग्रामीण भारत में यह मात्र 2.8% है। शहरी गरीबी में जीवन अधिक चुनौतीपूर्ण क्यों है, तो अधिक दयनीय जीवन यापन तो शहरी गरीब बड़ी संख्या में झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। इन बस्तियों में शौचालय, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और वेंटिलेशन जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है। शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवा, शिक्षा, परिवहन और आवास महंगे होते हैं। ज्यादातर लोग इन सेवाओं को वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं। कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में समस्या तो पहचान पत्र या आवास प्रमाण पत्र नहीं होने से शहरों में रहने वाले प्रवासी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में मनरेगा जैसी आय समर्थन योजना भी नहीं चलाई जा रही है। असमानता तो ग्रामीण गरीबी की तुलना में शहरी गरीबी तुरंत दिख जाती है, क्योंकि शहरी गरीबों की आबादी घनी और झुग्गी बस्तियों में केंद्रित होती है। इससे गरीबों को अपनी गरीबी और सामाजिक उपेक्षा का अधिक एहसास होता है। उदाहरण तो मुंबई की धारावी मलिन बस्ती के पास बनी लग्जरी और ऊंची इमारतें इस गहरी असमानता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। सामाजिक सहायता में कमी तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग सामुदायिक जीवन जीते हैं, इसके विपरीत शहरों में मजबूत सामुदायिक संबंध और पारंपरिक सामाजिक नेटवर्क नहीं होते। इससे अकेलेपन और मानसिक बीमारियों का खतरा बना रहता है। उपेक्षित नगरीकरण तो प्राय शहरी योजना निर्माण में झुग्गियों जैसी अनौपचारिक बस्तियों में रहने वाली आबादी की उपेक्षा कर दी जाती है। शहरी गरीबी को कम करने के लिए उठाए गए कदम देखते हैं कौन से हैं। तो आवास की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सभी को घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सैनिटेशन तो कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0। रोजगार सृजन और कौशल विकास तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। खाद्य सुरक्षा तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत एक ही राशन कार्ड से देश भर में किसी भी जगह पात्र लाभार्थियों को राशन की सुविधा। स्वास्थ्य तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भारत के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस इलाज की सुविधा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभ प्राप्ति के लिए स्व प्रमाणन की सुविधा। फिर नेक्स्ट है कैंसर के इलाज में नवीन CAR-T थेरेपी के आशाजनक परिणाम सामने आए। तो ब्राजील के वैज्ञानिकों ने एक नई थेरेपी HSP-CAR-30 विकसित की है, जो CD30 नामक प्रोटीन को लक्षित करती है। यह थेरेपी अपने शुरुआती परीक्षणों में सफल रही है। CD30 प्रोटीन कुछ T कोशिकाओं और B कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। यह कैंसर के निदान और उपचार में मदद करता है। ध्यातव्य है कि T और B दोनों कोशिकाएं श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। T कोशिकाएं साइटोटॉक्सिक प्रकृति की होती हैं। उनका मुख्य कार्य शरीर में हानिकारक या संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करना होता है। प्रमुख विकास क्रम तो बेहतर प्रभावशीलता। इस थेरेपी ने 100% मरीजों में सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और 50% मरीज पूरी तरह से ठीक हो गए हैं।
सुरक्षा और प्रतिरक्षा, तो इस उपचार में कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। इसके अलावा इलाज के 1 साल बाद CAR-30+ कोशिकाएं 60% मरीजों के शरीर में मौजूद रहीं। कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी क्या है? तो ये जो थेरेपी है एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है जो कैंसर के इलाज में उपयोग होती है। इसमें मरीज की टी कोशिकाओं को रक्त से एकत्र किया जाता है और प्रयोगशाला में आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है। इन टी कोशिकाओं में एक विशेष रिसेप्टर डाला जाता है जिसे CAR यानी कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर कहा जाता है। यह रिसेप्टर टी कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं को पहचानने और उन्हें प्रभावी ढंग से नष्ट करने में सक्षम बनाता है। CAR-T थेरेपी ने पहले से ही कुछ रक्त कैंसर जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा के इलाज में उल्लेखनीय सफलता दिखाई है। देखते हैं इसके लाभ और इसके लिए चुनौतियां। तो लंबे समय तक राहत, तो CAR-T थेरेपी कैंसर को लंबे समय तक दूर रख सकती है जिससे बार बार इलाज की जरूरत कम होती है और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। व्यक्तिगत इलाज, तो इस थेरेपी में मरीज की टी कोशिकाओं को ही संशोधित करके उपयोग किया जाता है जिससे इलाज की अधिक प्रभावी होता है और दुष्प्रभाव कम होते हैं। कम समय में इलाज, तो उपचार लगभग 45 दिनों में पूरा हो जाता है। चुनौतियां देखते हैं अब, तो साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम, तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पूरे शरीर में सूजन आ जाती है जो CAR-T कोशिकाओं द्वारा छोड़े गए साइटोकिन्स के कारण होती है। इससे कई अंगों की कार्य क्षमता अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकती है लेकिन ये आमतौर पर ठीक हो जाती है। न्यूरोटॉक्सिसिटी, तो मस्तिष्क से जुड़ी जटिलताएं, तो इसमें सिरदर्द, भ्रम, दौरे, मस्तिष्क में सूजन और कोमा जैसी समस्याएं हो सकती हैं। एंटीजन एस्केप, तो कुछ ट्यूमर खुद को बचाने के लिए उस एंटीजन को खो देते हैं जिसे CAR-T कोशिकाएं पहचानती हैं। इसके कारण इलाज का असर कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट है गुंडारम शिलालेखों में सातवाहन काल के नए तथ्य सामने आए। तो गुंडारम रिजर्व फॉरेस्ट में मिले 11 शिलालेख प्राचीन दक्कन की सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये शिलालेख ईसा पूर्व पहली शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी तक के हैं और विशेष रूप से सातवाहन काल की जानकारी प्राप्त करने के लिए अहम माने जाते हैं। शिलालेखों से प्राप्त मुख्य जानकारी, तो हरितिपुत्र शिलालेख, तो प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में लिखा गया यह शिलालेख सातवाहन और चूटू राजवंशों के बीच राजनीतिक गठबंधन का संकेत देता है। चूटू राजवंश सातवाहनों का समकालीन था। त्रिशूल और डमरू शिलालेख, तो त्रिशूल और डमरू के चिन्ह वाला यह अनोखा शिलालेख दक्षिण भारत में अब तक ज्ञात सबसे प्रारंभिक धार्मिक प्रतीकों में से एक को दर्शाता है। यह शिलालेख राजनीतिक सत्ता और धार्मिक प्रतीकों के बीच प्रारंभिक संबंध को दर्शाता है। सातवाहन वंश, तो पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य या आंध्र भी कहा गया है। यह मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन क्षेत्र में स्थापित एक प्रमुख राजवंश था। प्रमुख शासक, तो सीमुख, उसके कण्व वंश को हटाकर सातवाहन वंश की स्थापना की। गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो उसके शासनकाल में सातवाहन साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। वह शकों के विरुद्ध सैन्य सफलता और सातवाहन साम्राज्य के एकीकरण के लिए प्रसिद्ध है। नासिक और नानाघाट शिलालेख उसके शासनकाल के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। हाल सातवाहन, तो वह अपनी प्रसिद्ध प्राकृत काव्य रचना गाथा सप्तशती के लिए प्रसिद्ध है। सातवाहन शासकों की एक खास विशेषता यह थी कि उन्होंने कई बार अपनी माता के नाम को अपने शाही नाम का हिस्सा बनाया जो उस समय के अन्य राजवंशों से अलग परंपरा थी। सातवाहन उन प्रथम भारतीय राजवंशों में शामिल थे जिन्होंने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है नमस्ते योजना अंतर्गत UNDP भारत सहयोग। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा UNDP नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम्स योजना के तहत इसके कचरा बीनने वालों के घटक के तहत सहयोग कर रहे हैं। UNDP इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों को वित्तीय सहायता दे रहा है। स्वच्छ कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए 2023 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से नमस्ते योजना शुरू की गई थी। नमस्ते योजना के कचरा बीनने वालों के घटक के विषय में देखते हैं, तो प्रारंभ इसे 2024 में शुरू किया गया था। उद्देश्य है पूरे भारत में कचरा बीनने वाले 2.5 लाख लोगों का डिजिटल प्रोफाइल तैयार करना और उनका पंजीकरण करना। आयुष्मान भारत PMJAY के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवरेज, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना। समूहीकरण, तो कचरा बीनने वालों के संगठन को बढ़ावा देना, उन्हें विकेंद्रीकृत कचरा संग्रहण केंद्रों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाना तथा उनकी आजीविका में सुधार करना। फिर नेक्स्ट है आतंकवाद पीड़ित संघों का नेटवर्क। तो संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी कार्यालय ने आतंकवाद पीड़ित संघों का नेटवर्क शुरू किया है। यह आतंकवाद के पीड़ितों और बचे लोगों को सहायता देने वाले एक वैश्विक नेटवर्क है। देखते हैं इसके विषय में, तो स्पेन और इराक की अध्यक्षता में द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म
की स्थापना लगभग 6 साल पहले आतंकवाद पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी। यह नेटवर्क आतंकवाद के पीड़ितों पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कांग्रेस 2022 का एक प्रमुख आउटकम है। लक्ष्य है इसके आतंकवाद से पीड़ितों और बचे लोगों को एक दूसरे का समर्थन करना, उन्हें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना, उन्हें अधिवक्ताओं, शिक्षकों और शांति स्थापकों के रूप में संलग्न होने के लिए अवसर प्रदान करना। वित्तीय सहायता स्पेन से प्राप्त होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में एक नए अध्यक्ष के साथ साथ 7 नए सदस्यों की नियुक्ति की है। देखते हैं इसके विषय में। इसका गठन पहली बार दिसंबर 1998 में केंद्र सरकार से बाहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक सलाहकार संस्था के रूप में किया गया था। इस बोर्ड में उद्योग और मीडिया जगत, सिविल सोसाइटी इत्यादि के सदस्य शामिल होते हैं। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। कार्य तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर दीर्घकालिक विश्लेषण प्रदान करना तथा इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को अपना विचार प्रदान करना। यह बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा सौंपे गए किसी विषय पर उपायों और नीतिगत विकल्पों की भी सिफारिश करता है। नेक्स्ट, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत को एक सैन्य उपकरण और लॉजिस्टिक समर्थन पैकेज की मंजूरी दी है। देखते हैं इसके विषय में। तो IPMGA एक तकनीकी और प्रशिक्षण पहल है। इसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री निगरानी को बढ़ाना और इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण जलमार्गों की आवाजाही में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस पहल की घोषणा क्वैड के सदस्य देशों ने 2022 में टोक्यो शिखर सम्मेलन में की थी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं। यह पहल इनोवेटिव तकनीक का उपयोग करती है ताकि दक्षिण पूर्व एशिया, हिंद महासागर क्षेत्र और प्रशांत क्षेत्र के साझेदार देशों को उनके समुद्री क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों की लगभग रियल टाइम की जानकारी मिल सके। ऑपरेशन हॉक। तो CBI ने ऑपरेशन हॉक शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण से जुड़े वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ कार्यवाही करना है। यह कार्यवाही ऑपरेशन कार्बन 2021 और ऑपरेशन मेघ चक्र 2022 की अगली कड़ी है। इनका उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों की पहचान करना और उनके नेटवर्क को समाप्त करना है। गन्ना नियंत्रण आदेश 2025। तो देखते हैं इसके विषय में। तो केंद्र सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 की जगह गन्ना नियंत्रण आदेश 2025 जारी किया है। इसका उद्देश्य गन्ना क्षेत्र के विनियमन में सुधार करना है। मुख्य बिंदु देखते हैं इसके। तो रियल टाइम आधार पर डेटा उपलब्ध कराना। तो चीनी मिलों और खाद्य विभाग के पोर्टल के बीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का एकीकरण किया जाएगा ताकि रियल टाइम में डेटा प्राप्त हो सके। अधिक उत्पादों को शामिल किया गया। तो नए आदेशों के तहत खांडसारी यानी कच्चे गन्ने के रस से बनी अपरिष्कृत चीनी और कच्ची चीनी को शामिल किया गया है ताकि इन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाया जा सके और किसानों को उचित मूल्य दिलाया जा सके। नए बाय प्रोडक्ट शामिल। तो देश में चीन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गुड़ और इथेनॉल को विनियमन के दायरे में लाया गया है। मानक परिभाषा जानते हैं। तो संपूर्ण चीनी उद्योग में एक रूपता सुनिश्चित करते हुए चीनी उत्पादों के लिए FSSAI की परिभाषाओं को अपनाया गया है। फिर नेक्स्ट है लक्कुंडी मंदिर। तो लक्कुंडी मंदिरों को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल करने की संभावना है। इसके विषय में देखते हैं। कर्नाटक के गडक जिले में स्थित है। प्राचीन अभिलेखों में लक्कुंडी को लोक्की गुंडी कहा गया है। ये मंदिर कल्याण चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। पूरे गांव में 50 से अधिक प्राचीन मंदिर हैं और 101 सीढ़ी नुमा कुएं हैं जिन्हें कल्याणी भी कहा जाता है। इनमें से काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे अधिक अलंकृत और विस्तृत रूप से सुसज्जित मंदिर है। ये जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। इसमें महावीर को समर्पित एक महत्वपूर्ण जैन मंदिर है जो लक्कुंडी में सबसे बड़े और सबसे पुराने जैन मंदिरों में से एक है। फिर नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। यह बैडमिंटन जोड़ी 2023 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग में नंबर 1 रैंक पर पहुंच गई थी। उन्होंने हांगजो में आयोजित एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता था। देखते हैं इसके विषय में। तो यह पुरस्कार 1991 से 92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में स्थापित हुआ था और 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया। इसे भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। उद्देश्य है पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों में किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। पात्रता। तो इस पुरस्कार के लिए केवल मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगियों में किए गए प्रदर्शन पर ही ध्यान दिया जाता है। पुरस्कार 25 लाख रुपए नकद पुरस्कार और पदक और सम्मान प्रमाण पत्र है। पुरस्कारों की संख्या सामान्यतः प्रतिवर्ष एक पुरस्कार दिया जाता है।
देखते हैं यूएसए यूक्रेन खनिज और ऊर्जा समझौता। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत यूक्रेन के खनिज और ऊर्जा भंडार के उपयोग में अमेरिका को वरीयता दी जाएगी। देखते हैं इसके विषय में रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो यह 17 भू धातुओं का एक समूह है। ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं लेकिन इन्हें प्राप्त करना कठिन होता है। क्रिटिकल मिनरल्स, तो ये दुर्लभ खनिज होते हैं। अलग अलग देशों के क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में अलग अलग मिनरल्स शामिल हैं। अमेरिका ने जिन 50 स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में शामिल किया है उनमें से 22 मिनरल्स यूक्रेन से प्राप्त होते हैं। इनमें ग्रेफाइट और लिथियम शामिल है। भारत ने 30 खनिजों का क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में शामिल किया है। अब अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है मिस्र, राजधानी काहिरा। तो भारत और मिस्र ने संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक में आतंकवाद विरोधी सहयोग को नई दिशा दी। अवस्थिति मिस्र अफ्रीका के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। सीमावर्ती देश लीबिया पश्चिम में, सूडान दक्षिण में और इसराइल उत्तर पूर्व में। सीमावर्ती जल निकाय भूमध्य सागर उत्तर में, लाल सागर और अकाबा की खाड़ी पूर्व में। भौगोलिक विशेषताएं जानते हैं तो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं रेड सी हिल्स, सिनाई पर्वत आदि। उच्चतम शिखर माउंट कैथरीन 2642 मीटर। प्रमुख नदी नील नदी। प्रमुख रेगिस्तान है पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी रेगिस्तान। ये बात की हमने मिस्र की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।